हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1988 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर स्लैशर मूवी स्केरक्रोज का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं विलियम वेस्ली। कल्ट क्लासिक्स की बड़ी डिमांड आ रही थी तो वही अब पूरी होगी। ये मूवी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है, तो अगर आप देखना चाहो तो वीडियो से पहले देख सकते हो। इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और पूरी लेगेसी बताऊंगा, जिसे जानने के बाद ये मूवी सबके लिए खास बन जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 5 मर्सनरीज की, यानी कि भाड़े के सोल्जर्स की, जो कि एक आर्मी बेस से $3 मिलियन चुराकर भागे हैं। फिलहाल एक कार्गो प्लेन को हाईजैक करके ये जा रहे हैं मैक्सिको। इनके अलावा प्लेन में है पायलट एल की बेटी कैली और उनका डॉग डैक्स, जो कि चिल मोड में बैठा है। ये 5 चोर हैं, बर्ट, करी, जैक, कॉर्बिन और रॉक्सैन। आर्मी इनकी तलाश में है, इसलिए ये प्लेन को काफी नीचे उड़ा रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, तभी बर्ट ने अपनी औकात दिखा दी। अचानक सारा पैसा लेकर वो प्लेन से कूद गया और जाते जाते एक ग्रेनेड प्लेन में फेंक गया ताकि पायलट उड़ जाए और प्लेन क्रैश होने से ये सारे मारे जाएं। फिर वो अकेला पैसे के साथ ऐश मारे, पर ऐसा हो नहीं पाया। टाइम रहते कॉर्बिन ने ग्रेनेड को बाहर फेंक दिया और जहां पर बर्ट कूदा वहां पर एक घर भी था, तो अब ये आगे से मुड़कर उसके लिए वापस आएंगे। बर्ट का पैराशूट पेड़ पर फंस चुका था और पैसे कहां पर गिरे वो इसे अभी देखना होगा। सबसे पहले वो फ्री होकर नीचे गिरा तो उड़ते ही टकरा गया एक स्केरक्रो से। फिर अपने नाइट विजन गॉगल से उसने आसपास देखा तो उसे 3 बड़े बड़े क्रॉस दिखाई दिए। वैसे तो उनके ऊपर स्केरक्रोज होने चाहिए थे, पर फिलहाल तो है नहीं, या फिर शायद वो कोई कब्रिस्तान है और अंदाजे से पैसे भी वहीं पर गिरे होंगे। तो पैसे लेकर निकलना था, लेकिन पास ही में एक घर था, तो शायद वहां पर कोई गाड़ी भी होगी। गाड़ी से और आसानी हो जाएगी, इसलिए पहले वो घर की तरफ चल दिया और घर के बाहर एक ट्रक उसे मिल गया। इसी बीच प्लेन वापस आ चुका था और उसमें से जैक और करी नीचे कूद गए। ये पांचों एक इंटरकॉम डिवाइस के जरिए कनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे से वायरलेस पर बातें कर सकते हैं। तो वो सभी बर्ट को डरा रहे थे कि अब तो नहीं बचने वाला। बर्ट जल्दी से घर में पहुंचा उस ट्रक की चाबी लेने, और घर पूरी तरह खंडर था। उसमें जो 3 आदमी रहते थे उनकी फोटो वहां पर लगी हुई थी, द फाउलर फैमिली। फोटो के साथ ही कील पर एक चमचा लटका हुआ था। बर्ट ने पूरे रूम की तलाशी ली और जब कुछ भी नहीं मिला तो वह निराश होकर वापस जाने लगा, पर तभी उस चमचे की जगह आ गई थी ट्रक की चाबी। बर्ट ने भी ज्यादा सोचा नहीं, चाबी को ट्रक में लगाकर वो निकल पड़ा। एक स्केरक्रो को कुचलते हुए वो आगे बढ़ गया। वहां पर और भी कई सारे स्केरक्रोस थे, पर मेन बात यह है कि उनमें से एक स्केरक्रो सांसें ले रहा था, और ये काफी सही शॉट है। जिसने भी सोचा बहुत बढ़िया सोचा। इतने में प्लेन फिर से घूम कर आ चुका था और इस बार उसमें से कूदा कॉर्बिन। जैक और करी भी फेंस पार करके इस फार्म की जमीन पर आ चुके थे, और बर्ट भी ट्रक लेकर पैसे तक पहुंच गया। पैसे को ट्रक के ऊपर लोड करके वो निकल ही रहा था, लेकिन फार्म से बाहर नहीं जा पाया। अचानक ही ट्रक बंद हो गया। बर्ट उसके इंजन को चेक करने लगा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ट्रक में इंजन था ही नहीं। फिर ये चल कैसे रहा था? इतना सोचने का टाइम था नहीं, इसलिए पैसे को वो घसीट कर वहां से ले जाने लगा। इसी बीच जैक और करी उसे डरा रहे थे कि हमने तुम्हें घेर लिया। तो पैसे को छोड़कर वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए भागने लगा, और गोलियां वो मार रहा था स्केरक्रोस के सर में, कहीं वो दोनों इन्हीं में छुपे हों। ऐसे बौखलाते हुए वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गया, और ये वही पेड़ था जिसपे इसका पैराशूट फंसा था। थक हार कर वो सरेंडर कर रहा था, पर जैक बोलता है कि हमें पैसे नहीं बल्कि तेरा खून चाहिए। वो तो समझा नहीं, लेकिन हम समझ गए कि जैक और करी की आवाज में वो स्केरक्रोस बोल रहे थे। बर्ट उल्टा उन्हीं के पास चला गया, तभी एक स्केरक्रो आया और उसने सीधा बर्ट को चीर डाला। इधर घर में भी अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि जनरेटर अपने आप चलने लगा, जिससे घर की लाइट्स ऑन हो गई, पानी आने लगा, और जो फोटो थी उसमें भी क्रैक आ गया। इसी बीच रॉक्सैन ने प्लेन को लैंड करवा दिया था, और अब वो भी कैली को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल दी। कैली को साथ ले जाने का रीजन ये है कि एल प्लेन लेकर उड़ ना जाए, और अब वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, वरना कैली के बिना अकेली लाइफ गुजारनी पड़ जाएगी। इतने में जैक और करी भी घर तक पहुंच चुके थे। करी अकेला अंदर गया तो वो एक ऐसे रूम में पहुंचा
जिसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पर डेविल की पूजा होती होगी। क्रॉस पर उल्टा कौवा बांध रखा था और सामने एक खंजर भी गड़ा हुआ था। तभी अचानक छत पे से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। करी ने विंडो से ऊपर झांक कर देखा तो वो जैक था। डर के मारे करी पीछे गिर गया सीधा कॉर्बिन के पैरों में। रॉक्सैन और कैली भी वहाँ पर आ चुके थे तो पूरा ग्रुप जमा हो गया। जैक छत पे बैठकर अपनी गन के स्कोप से आसपास देख रहा था तो बर्ड का पैराशूट उसे दिख गया उन 3 क्रॉसेस के पास। और तभी अचानक एक जिंदा स्केरक्रो भी दिखाई दिया, जिसे देखते ही वो डर के मारे जल्दी से नीचे आ गया। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। आसपास कई सारे स्केरक्रोज हैं तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद रॉक्सैन और कैली तो घर में रुक गए और ये तीनों चल दिए पैसा ढूंढने। ट्रक के निशानों का पीछा करते हुए वो ट्रक तक पहुंचे जिसके अंदर कोई मौजूद था। उन्हें लगा कि बर्ड होगा तो करी ने उसके सर में गोली मार दी और वो निकला एक स्केरक्रो। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर उनकी तलाश कर रहा था पर एल उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता। हालांकि इतना बड़ा प्लेन तो उसे दिख ही जाना चाहिए था। खैर एल ने काफी वेट कर लिया, इसलिए वो भी अपनी गन लेकर इस फार्म पर पहुंच गया और जैसे ही इस जमीन पर उसने कदम रखा स्केरक्रोज कैली की आवाज निकाल कर उसे पुकारने लगे। इधर ये तीनों पहुंच चुके थे बर्ड के पैराशूट बैग तक। इन्हें लगा कि पैसा उसी के अंदर होगा तो जैक ने पेड़ के ऊपर चढ़कर उस बैग को चीर डाला, लेकिन पैसे के बजाय उसमें से निकला ढेर सारा खून जो सीधा करी में जाकर मिल गया। इसी बीच घर के अंदर कोई आ चुका था और वो था बर्ड। रॉक्सैन ने बाकी तीनों को बताया तो वो भी जल्दी से वापस आ गए। अब वो बर्ड को धेड़ रहे थे पर इससे ना तो बर्ड को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही इतनी मार खाने के बाद भी उसका खून निकल रहा था। उसका फेस एकदम ब्लैंक था। मारते मारते इन्हीं के हाथ दुखने लगे पर उसका मुंह नहीं खुला। तब गुस्से में करी ने उसके कपड़े उतारने चाहे तो देखा कि उसकी बॉडी को किसी ने चीर कर फिर से सिल रखा था और पैसे उसकी बॉडी के अंदर भरे पड़े थे। तभी तो उसकी बॉडी इतनी हल्की लग रही थी। पर मेन सवाल तो ये बना कि फिर ये जिंदा कैसे है। करी को इससे भी मतलब नहीं था। उसे तो बस पैसा दिखा तो बर्ड के अंदर हाथ डालकर वो पैसा निकालने लगा। तब जाकर बर्ड ने अपना मुंह खोला और फिर तो हाथ पैर भी पूरे खोल दिए। वो अकेला ही तीनों की मरम्मत करने लगा। करी ने पूरी पिस्टल उसमें खाली कर दी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। करी के मुंह में हाथ डालकर बर्ड उसे विंडो से बाहर फेंक रहा था। तब करी ने उसके हाथ पे काटना चाहा तो उसकी दोनों उंगलियां कट कर इसके मुंह में आ गई। करी ने उन्हें थूक दिया पर वो दोनों अब भी हिल रही थी। अब वो कॉर्बिन का डस्टबिन बना रहा था पर सही टाइम पर रॉक्सैन ने पूरी राइफल उसमें भर दी जिससे बॉडी में छेद तो हो गए पर रुका वो फिर भी नहीं। तो कॉर्बिन ने जल्दी से उसका सर ही काट दिया और सेफ्टी के लिए एक हाथ भी। तब जाकर वो रुका। कॉर्बिन ने उसकी बॉडी के सारे टांके काट दिए और अंदर सिर्फ पैसा ही था। पर इस सब के बीच इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कैली वहां से भाग चुकी थी। कॉर्बिन उसे ढूंढने गया और इतने में ये तीनों पैसे जमा करने में लग गए। बर्ड के धड़ से भी निकाल रहे थे और उसके सर से भी। थॉट तो काफी दिया गया मूवी में पर ये तीनों उतना नहीं सोच रहे। इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि किसी ने बर्ड को चीर कर उसके अंदर पैसा भर दिया तो ये चिंता की बात है। इन्हें फिलहाल बस पैसा चाहिए, मेहनत वेस्ट ना हो जाए। सर के अंदर से सारा पैसा निकाल कर जैक उसे फ्रिज में रखने चला गया क्योंकि सर में से काफी स्मेल आ रही थी। उधर कैली फील्ड में भाग रही थी तो स्केरक्रोज उसके डैड की आवाज निकाल कर उसे पुकार रहे थे। वो भागती गई और सीधा जाकर टकराई अपने डैड से जिन्हें चीर कर क्रॉस पर लटका रखा था। कैली कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले कॉर्बिन उसे पकड़कर वापस ले गया। घर जाते कैली ने रॉक्सैन के मुंह पे रैप्टा दिया। फिर कॉर्बिन बताता है कि एल भी मर चुका। किसी ने सेम बर्ड वाला हाल उसका कर दिया। अब बेहतर यही होगा कि ये जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। एल तो बचा नहीं, इसलिए अब कैली को ही प्लेन उड़ाना होगा। जान बचाकर भागने की इच्छा मन में जागी थी कि तभी आंखों के सामने पैसा आ गया। बाहर पेड़ों पर पैसा बिखरा हुआ था तो अब ये एक एक नोट को जमा करेंगे। आप खुद ही देखो कि स्केरक्रोज कितने समझदार हैं। इनकी दुखती रग वो बार बार दबा देते हैं और ये मूवी छोटी छोटी चीजें डाल के थ्रिल को जिस तरह बढ़ा रही है ना, वो कमाल है। तब से ये पैसे ढूंढ रहे थे, अब पैसे खुले में बिखेर दिए कि आओ इन्हें चुगो और मरो, और ये मरने जाएंगे। सामने पड़ा पैसा छोड़ तो नहीं सकते, टेंशन खींच रखी है पूरी। वो सब अपने ही लॉजिक लगा रहे थे कि हवा से पैसा बिखर गया होगा। अबे पर हवा चली कब? जैक और करी पैसा समेटने में लग गए और कॉर्बिन एल को दफनाने में। इसी बीच एक स्केरक्रो ने अपने सड़े हुए हाथों से एक आरी उठाई और सीधा जैक का हाथ काटना शुरू कर दिया। जैक चिल्ला रहा था तो एक दूसरे स्केरक्रो ने उसके मुंह को कवर किया और तीसरे ने मुंह में खंजर घुसाकर उसे शांत कर दिया। उसे चीर फाड़ कर खाली करने के बाद वो उसे भी सिलने लगे और इतने में करी वहां पर आ गया तो एक स्केरक्रो ने उस पर अटैक कर दिया। पर किस्मत
किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो बच गया। फिर गोलियां चलाते हुए वो किसी तरह वहां से निकला और सीधा जाकर टकराया इन तीनों से। अब करी को यकीन हो चुका था कि इन स्केरक्रोस के अंदर उन्हीं तीनों की आत्मा है जिनकी फोटो घर के अंदर लगी है। चारों वापस घर में पहुंचे जहां पर कॉर्बिन अपनी गन में एक्सप्लोसिव बुलेट्स भर रहा था, पर करी कहता है कि इनसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर करी एक ऐसा ख्याल सामने रखता है जिसे सुनकर वो तीनों हिल जाते हैं। वो कहता है कि शायद हम सब पहले से डेड हैं, शायद हम रॉबरी के अंदर ही मारे गए थे और ये जगह कुछ और नहीं बल्कि नर्क है जहाँ पर हमारा हिसाब हो रहा है। नर्क देखा किसने है, क्या पता ऐसा ही दिखता हो, क्या पता हर किसी के लिए अलग हो। ऐसी बातें वो कर रहा था जिससे सबके दिमाग एक बार को हिले जरूर। तभी अचानक उसे जैक की आवाज सुनाई देने लगी जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। करी अब पागलों वाली हरकतें कर रहा था जिससे इन तीनों को जान का खतरा हो चुका था, अंदर भी और बाहर भी। तो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, हम प्लेन तक भागेंगे, बाकी हमारी किस्मत। लेकिन करी को जैक के बिना नहीं जाना, तो करी घर में रह गया और ये तीनों निकल गए। और अब स्केरक्रोस कैली के डॉग डैक्स की आवाज निकालने लगे, इसलिए कैली इन दोनों से अलग होकर आवाज के पीछे भाग गई। कॉर्बिन उसके पीछे गया पर रॉक्सैन को दिख गया पैसा, तो वो पैसा उठाने में बिजी हो गई। तब स्केरक्रो ने एक पिचफोर्क उसके हाथ में घुसाकर उसे पिन कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ फाड़ कर वो फ्री हो पाई, पर स्केरक्रो पीछे खंजर के साथ तैयार खड़ा था। तो यहाँ पर रॉक्सेन का खेल भी खत्म। बाकी दोनों स्केरक्रोस उसे चीरने में लग गए। इसके बाद कैली का भी नंबर लगने वाला था, वो तो कॉर्बिन ने अपने एक्सप्लोसिव बुलेट्स का यूज करके उसे बचा लिया। उन बुलेट से वो स्केरक्रो मर चुका था, और इससे बाकी दोनों खुश नहीं थे। इसी बीच ये दोनों भागकर फेंस तक पहुंचे और कैली तो पार हो गई, पर जब कॉर्बिन की बारी आई तो स्केरक्रोस ने सिकल से उसकी टांग पर वार करना शुरू कर दिया। कैली की मंजिल उसके सामने थी, पर फिर भी वो वापस आई और कॉर्बिन की गन से दोनों स्केरक्रोस के सर उड़ाकर उसने कॉर्बिन को बचा लिया। उधर करी का पागलपन जारी था। घर का फोन अचानक बजने लगा तो करी ने उसे उठा लिया और फोन पर बात कर रहा था बर्ट, जिसका सर पड़ा था फ्रिज में। वो सर अब भी बातें कर रहा था। इसी बीच जैक भी वापस आ गया एक नए लुक के साथ। उसे देखकर करी उसी डेविल वाले रूम में बंद हो गया जहां पर इस बार कैंडल्स जली हुई थी और वो खंजर भी गायब था। बर्ट के धड़ ने उसे पकड़ा तो वो बचकर बाहर की तरफ भागा, जहां पर जैक ने उसे खंजर से स्टैब करके उसे मार डाला। सैक्रिफाइस पूरा हुआ तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। ट्रक वापस अपनी जगह पर आ गया, लाइट्स और पानी बंद हो गए, जनरेटर भी अपने आप बंद हो गया। ये सब दोबारा तभी चालू होगा जब कोई यहाँ पर कदम रखेगा। उधर कैली और कॉर्बिन प्लेन में बैठकर फ्लाई कर चुके थे, लेकिन मूवी अब भी बाकी है। खतरा अब भी टला नहीं, क्योंकि प्लेन में उनके साथ मौजूद था एल। उसने कॉर्बिन को स्टैब करके लेटा दिया। फिर वो गया कैली के पास और चाकू उसकी रिस्ट के आर पार कर दिया। अब प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा था। जिस बीच एल कैली को मारने की कोशिश में लगा हुआ था, तो कॉर्बिन ने एक ग्रेनेड लिया और अपने साथ एल को लेकर वो फट गया। प्लेन पर दोनों के चीथड़े हो गए, जिन्हें डैक्स आराम से खाने लगा। आगे न्यूज में हमें पता चलता है कि प्लेन लैंड कर गया, कैली जिंदा बच गई, लेकिन डैक्स जो है वो जंगली हो चुका है। उसने पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ा। उसने शापित मांस खा लिया था ना, इसलिए। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। ये मूवी एक जेन्युइन फियर वाला एटमॉस्फेयर बनाने में कामयाब रही, जो कि बहुत कम ही मूवीज कर पाती हैं। कुछ ही मूवीज ऐसी होती हैं जिनका अपना एक फील हो, जैसे कि दी इविल डेड या पेट सेमेटेरी। उन्हीं की तरह इसकी भी अपनी एक फील है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया, जिस वजह से मूवी कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। मूवी में चल ये रहा था कि 3 फार्मर्स की एक फैमिली थी जो सेटन के वर्शिपर थे। जब वो मरे तो उनकी आत्माएं अपने ही फार्म में कैद हो गई स्केरक्रोस के अंदर। जो 3 खाली क्रॉस आपने देखे थे वो उन्हीं के थे। उनकी लाशें क्रॉसेस के नीचे होंगी और आत्माएं थी ऊपर लटके स्केरक्रोस में, जो किसी के आते ही क्रॉसेस से उतरकर एक्टिव हो गए। उन तीनों का काम था जो भी उनकी जमीन पर पैर रखे उसे मारकर स्केरक्रो बनाना, और हो सके तो सेटन को एक सैक्रिफाइस भी कर देना। हस्क मूवी आपने देखी थी, वो इसी से इंस्पायर्ड है। ये सब पूरी मूवी देखकर हमें समझ आया, पर एक खास डिटेल और थी। स्केरक्रोस का दुश्मन कौन होता है? क्रोज यानी कौवे। और कौवे क्या होते हैं? काले चोर। तो मूवी के अंदर हमने काले कपड़े पहने 5 चोर देखे जो स्केरक्रोस के हत्थे चढ़ गए। जब प्लेन से कूदकर नीचे आ रहे थे तब भी ऐसा ही दिखाया जा रहा था जैसे कौवा खेत में आ रहा है। ये एक हिडन डिटेल थी। इसी से पता चलता है कि मूवी के अंदर हर तरह से मेहनत की गई, चाहे राइटिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी काफी इंप्रेसिव थे। पहले स्केरक्रोस के फेस पर बोरी थी, पर जब वो अटैकिंग मोड में आए तो बोरी हट गई और उनका असली भयानक फेस सामने आया। मूवी ऐसी है कि अगर इसके और भी पार्ट्स आते तो और मजा आता, पर ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह भी आगे बताऊंगा, पर इसकी वजह से और भी कई सारी ऐसी मूवीज बनने लगी। मूवी तो आपने देख ली कि खास है, अपनी वाइब है इसमें, पर बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हुआ था वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो अब सीधा बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
इसका बजट था $4,25,000 और कमाई इसने थे $3 मिलियन, वो भी सिर्फ होम वीडियो से। हैरानी की बात है कि जितने पैसे मूवी के अंदर चोर चुरा कर भागे थे उतने ही इसने कमाए। इस मूवी के पीछे कोई भी स्टूडियो नहीं था, विलियम वेस्ली ने खुद फंडिंग जमा की थी जो कि कई बार कम भी पड़ी, पर आखिर में ये मूवी बन गई। 1985 में ये शूट हो गई थी। फिर विलियम ने इसे बेच दिया था मैनसन इंटरनेशनल पिक्चर्स नाम की कंपनी को ताकि वो इसे थिएटर्स में रिलीज करे, पर हुआ ये कि वो कंपनी दिवालिया हो गई। फिर इसे एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक थिएटर में लगाया गया ताकि इस पे टैग लग जाए कि ये थिएटर में रिलीज हुई थी, तभी तो आगे कोई इसे होम वीडियो पर देता। होम वीडियो से मेरा मतलब है VHS पर। आखिर में 3 साल बाद जाकर 1988 में ये VHS पर रिलीज हुई और उस टाइम पर हॉरर पीक पर था। ऊपर से ये अपनी तरह की इकलौती मूवी थी तो इसकी सेल्स काफी ज्यादा हुई। सिर्फ VHS सेल्स से इसने $3 मिलियन से ज्यादा कमा लिए, जो कि एक 3 साल से बेकार पड़ी मूवी के लिए बड़ी बात थी। जितने भी लोगों ने इस मूवी पे काम किया था उन सब की सारी उम्मीदें मर गई थी, पर जब ये रिलीज हुई तो सबका नाम हो गया। अपनी तरह की इकलौती मूवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक ही ऐसी मूवी आई थी, 1981 की टीवी मूवी डार्क नाइट ऑफ द स्केरक्रो। उसके 7 साल बाद जाकर ये आई, पर इसके बाद तो ऐसी मूवीज की लाइन लग गई। ये एक अलग ही सब जॉनरा बन गया जो आज तक भी बहुत ज्यादा कामयाब है। विलियम वेस्ली को एक मॉन्स्टर मूवी बनानी थी, पर मॉन्स्टर थोड़े अलग चाहिए थे, इसलिए विलियम ने ले लिए स्केरक्रोस। और ये फैसला क्रांतिकारी साबित हुआ क्योंकि अब ऐसी मूवीज की भी अपनी ही एक बहुत बड़ी मार्केट है। हालांकि मूवी 3 साल तक डेड पड़ी थी तो विलियम के सारे सपने टूट चुके थे, उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया था। इसके बाद बस मॉन्स्टर्स टीवी शो का एक एपिसोड डायरेक्ट किया था। फिर उनकी दूसरी और आखिरी मूवी आई थी 2001 में, रूट 666। पहली मूवी यही थी। इसके प्रोड्यूसर्स में से एक थे टेड वर्नॉन यानी कि कॉर्बिन। टेड ने $1.5 लाख इसमें लगाए थे सिर्फ एक शर्त पर कि मुझे और मेरे डॉग डैक्स को भी फिल्म में लिया जाए, तो ये शर्त उनकी पूरी कर दी गई। टेड एक कार डीलर थे और कुछ इलीगल काम भी वो करते थे। जब विलियम उनसे पहली बार मिलने गए थे तभी अपनी कार में से उन्होंने सीधा पैसे की गड्डी निकाल कर विलियम को दे दी थी और कार में गन्स भी थी, यानी कि 2 नंबर का पैसा कहीं पर लगाना था। हालांकि जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो टेड और विलियम की आपस में नहीं बनी। दोनों के बीच डेली लड़ाई होती थी क्योंकि टेड के पास बोलने के लिए लाइंस ही नहीं थी। और एक टाइम तो ऐसा आया जब टेड फिल्म को छोड़कर जा रहे थे, फिल्म बीच में ही रुक जाती, इसलिए विलियम ने अपना दिमाग शांत करके उन्हें समझाया और कैसे भी करके काम चलाया। टेड कोई एक्टर तो थे नहीं, इसलिए उन्हें कॉर्बिन का रोल दिया गया जिसका ज्यादा बोलने का काम ही नहीं था, बस हाथ पैर चलाओ बात खत्म। पर इसी बात से वो गुस्सा थे। शूटिंग के टाइम पे और भी कई सारी दिक्कतें आई थी, जिनमें सबसे मेन थे मच्छर। घर के पास में ही एक स्वाम था जिसमें मगरमच्छ भी थे, तो मच्छरों का वहां पर आतंक था। सारा क्रू उनसे परेशान था, बल्कि विलियम तो इतने ज्यादा बीमार हो गए थे कि उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। मलेरिया के सिम्टम्स उनमें दिख रहे थे, चक्कर आ जाना, उल्टी करना, ये सब सेट पर आम था। फिर शहर से बग स्प्रे वाले को बुलाया गया, जिससे परेशानी कम तो हुई लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ा। और जो घर था वो $250 महीने के हिसाब से रेंट पर लिया गया था 3 महीनों के लिए, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए शूटिंग से पहले उसकी मरम्मत करवाई गई, वरना वो एक्टर्स के ऊपर ही गिर जाता। इतनी खस्ता हालत में था और 1.5 महीना तो मरम्मत में निकल गया। गन्स जो थी वो लकड़ी की बनाई हुई थी, उनके ऊपर ब्लैक पेंट था। एक दिन के लिए प्रॉप गन्स को लाया गया और उसी दिन सारे फायरिंग वाले सीन शूट किए। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स दिए 18 साल के लड़के नॉर्मन काब्रेरा ने, जिनके बारे में विलियम को पता चला था एक कॉमिक बुक स्टोर से। इफेक्ट्स का बजट था $5000, फिर भी नॉर्मन ने काफी अच्छा काम कर दिया। नॉर्मन रिक बेकर के फैन थे और आगे जाकर रिक बेकर ने उन्हें साइन भी कर लिया। रिक बेकर वही एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन वाले, जिसके लिए वो ऑस्कर भी जीते थे। विलियम ने इस मूवी को खुद एडिट किया था, पर जो मूवी बनकर निकली थी वो एकदम बोरिंग थी क्योंकि डायलॉग्स थे नहीं। तो बाद में डबिंग करके और डायलॉग्स डाले गए जो हमें पूरी फिल्म में सुनाई देते हैं। वही सारी इंटरकॉम वाली बातें वो फिल्म में थी नहीं, बाद में डाली गई ताकि ऑडियंस सो न जाए। इस फिल्म को X रेटिंग मिली थी क्योंकि वायलेंस और गोर काफी ज्यादा था। फिर कई सारे सीन्स को काटा गया, तब जाकर R रेटिंग मिली। और VHS पर इसके दोनों वर्जन आए थे, सेंसर्ड भी और अनकट भी। प्लेन वाले जो भी सीन्स थे वो आखिर में शूट हुए थे मैक्सिको में, बाकी पूरी मूवी शूट हुई थी फ्लोरिडा में। पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इस फिल्म को एडिट करने के लिए विलियम और एक प्रोड्यूसर विनिकॉफ LA जा रहे थे, तब वो इतने ज्यादा थक हार चुके थे कि गलती से गलत एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जिस वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई। और ये गलती उनके लिए लाइफ सेविंग साबित हुई क्योंकि जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वो थी डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 191, जो कि क्रैश हो गई थी और उसमें 136 पैसेंजर्स मारे गए थे। इसके ऊपर बाद में एक मूवी भी
मूवी बनी फायर एंड रेन। जिस कंपार्टमेंट में उन दोनों की सीट्स थी वहां का एक भी पैसेंजर नहीं बचा। इतना तगड़ा चमत्कार उनके साथ हुआ था। अगर उस फ्लाइट में होते तो पक्का मारे जाते और साथ में ये फिल्म भी तबाह हो जाती। फिर जो ये सब जॉनरा बना है ये कभी बनता ही ना। तो ये थे ढेर सारे मजेदार फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो और मेरे एफर्ट आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन का आपके फोन पे कब्जा हो जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नए साल पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।